ईडी पूरी कोशिश करता रहा सर कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आने पाए, खासतौर पर चुनाव के समय पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं। तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या संदेश जा रहा है, और आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन अब कितना मजबूत होगा? एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करने वाली अगर कोई पार्टी है या कोई नेता है तो उसका नाम केजरीवाल है। और आप देखेंगे कि केजरीवाल को कोर्ट ने भी सवाल उठाया, जज ने भी सवाल पूछा ईडी से कि अगस्त 2022 की एफआईआर है, तो आप 2 साल कहां सो रहे थे? आप मार्च से पहले कहां सो रहे थे? आपको एकाएक इलेक्शन में क्यों याद आया? और ईडी जिस तरह से निचले स्तर पर उतर के बार बार अलग अलग डेफिनेशन दे रही है कि एक नया नैरेटिव सेट हो जाएगा, एक नई परंपरा पड़ जाएगी कि लोग जो है, कल को जी कोई कंपनी का सीईओ बोलेगा मेरी कंपनी घाटे में जा रही है इसलिए मुझे बेल दी जाए। तो ये अजीब से तर्क ईडी दे रहा था। तो इससे जाहिर होता है कि ईडी के पास कोई बहुत मतलब ढंग का कोई आधार नहीं था इस चीज को, जमानत को रुकवाने के लिए। खैर कोर्ट ने इनको बेल दी है, सशर्त बेल दी है, लगभग सारी वही शर्तें हैं जो संजय सिंह पे। लेकिन राहत की बात यह है कि इलेक्शन के बारे में कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। आप किसी भी रैली में जा सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, आप विदेश नहीं जा सकते, आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। वो छोड़िए, उनको जाना भी नहीं है, आज इलेक्शन के लिए ही तो बाहर आना चाहते थे। तो मुझे ही लगता है कि सबसे पहले तो जो दिल्ली की 7 सीटें हैं उन पे केजरीवाल के आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, कैंपेन में एक उत्साह आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि दिल्ली के चुनाव में अभी तक कोई उत्साह देखा नहीं जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रोग्राम में तो उत्साह पहले से है ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से एक मजबूत विपक्ष हम दिल्ली में देखते हैं, उसमें भी हमें कोई बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई इसलिए नहीं दे रहा था कि संजय सिंह बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अग्रेसिव होके बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी उस तरह की स्वीकार्यता नहीं है जिस प्रकार से केजरीवाल की है। तो केजरीवाल के आने से दिल्ली में एक माहौल बनेगा, दिल्ली के अलावा पंजाब जाएंगे वहां माहौल बनेगा। और इसके अलावा अगर गठबंधन के कहीं भी एलाइज को उनकी जरूरत पड़ती है तो वहां केजरीवाल का माहौल बनेगा। इस तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन मैं प्रज्ञा यहाँ एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कई नेता अभी तक बंद हैं, साल से ज्यादा हो गया है कई नेताओं को, अरविंद केजरीवाल भी जेल में गए, इसमें घोटाला घपला जरूर हुआ है। लेकिन इस घोटाले घपले के पीछे कौन कौन है, क्या है, किसका है, जो आपने देखा होगा कई लोगों को गवाह बना के छोड़ दिया गया है जो असली आरोपी हैं। तो इसकी भी जांच चल रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, चाहे केजरीवाल दोषी हो, मैं एक अगर नागरिक की हैसियत से बात करता हूं, चाहे केजरीवाल दोषी हो, चाहे मनीष सिसोदिया दोषी हो, चाहे संजय सिंह दोषी हो, और चाहे वो व्यापारी बिजनेसमैन दोषी हो, सजा जरूर होनी चाहिए। लेकिन आप चुनाव से रोकने के लिए, आप कैंपेन से रोकने के लिए, आप सियासी नफा नुकसान देखते हुए किसी को अंदर करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। और इस बात को कोर्ट ने भी माना है। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि केजरीवाल के बाहर आने से महागठबंधन को केजरीवाल एक संजीवनी का काम करेंगे, मुझे ये लगता है। सर, कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निस्संदेह गंभीर हैं, लेकिन उन्हें अभी तक आरोपी नहीं ठहराया गया है। लेकिन ईडी जिस तरीके से, हमने सुप्रीम कोर्ट की तमाम पूरी कार्रवाई जो पढ़ी है, जो आई हमारे रिपोर्टर्स ने जो भेजी है, वो पूरी कार्रवाई पढ़ी, उससे लग रहा था कि बहुत पर्सनल तरीके से ईडी ले रहा था। ईडी चाहता ही नहीं था कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाए। वो जिस तरीके से कह रहे थे कि एक नैरेटिव सेट हो जाएगा, एक संदेश जाएगा, वो संदेश सही नहीं होगा। मैं उसको समझना चाहती हूँ कि आखिर किस संदेश की बात ईडी कह रही थी, और ईडी को किसी संदेश से क्या लेना देना। वो तो एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करना चाहिए। नैरेटिव सेट होने से और संदेश संकेत से ईडी का क्या लेना देना? देखिए प्रज्ञा, इसमें कोई दो राय नहीं है
आप पिछले इतने सालों से तमाम विपक्षी नेताओं से सुन रहे हैं, तमाम विशेषज्ञों से सुन रहे हैं, हम भी कहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। हम तो पिछले 20 साल 30 साल से कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये जो एजेंसियां हैं ये केंद्र सरकार के तोते होते हैं। सीबीआई को उन्होंने तोता कहा था, तो इसको मैना कह लीजिए, आप गिद्ध कह लीजिए इसको। तो जिस प्रकार से ईडी का प्रयोग पिछले 10 साल से हो रहा है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। और ईडी एक किसी राजनीतिक सियासी दल की एक छोटा सा संगठन बन के काम कर रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सवाल आपने किया है कि केजरीवाल को रोकने के लिए ईडी सरकारी हैसियत से नहीं, किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है किसी से। तो ईडी की साख जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में गिरी है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि केजरीवाल मैंने पहले ही कहा कि केजरीवाल को इसी समय क्यों अरेस्ट किया गया। और यहाँ पे ठीक है, ईडी भी कर रही है, सत्ताधारी दल भाजपा भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति केजरीवाल भी कर रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अगर केजरीवाल चाहते, जैसे उनको पहले नोटिस आए थे, तो पेश हो जाते और ये उनको अरेस्ट कर लेते। लेकिन केजरीवाल के भी इस समय जेल जाने से जो एक राजनीतिक माहौल बना है, और वो राजनीतिक माहौल की सिंपैथी केजरीवाल को मिल रही है, वो 4 महीने पहले 5 महीने पहले नहीं मिलती। और आप एक चीज और देखेंगे, केजरीवाल की तरफ से भी कोशिश हुई है और सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। केजरीवाल ने तो कहा कि केजरीवाल ने जो जिद पकड़ी थी कि मैं अंदर से काम करूंगा, वो भी राजनीतिक पैंतरा था कि आप मेरी सरकार को गिराइए, क्योंकि अगले साल चुनाव है यहाँ, तो अगले साल चुनाव है और फिर जीत का हमें आना है, तो आप हमारी सरकार गिरा दीजिए, तो डबल फायदा केजरीवाल को होता। तो केजरीवाल को जो अभी सिंपैथी मिली है, वो डबल सिंपैथी अगर भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत होती कि वो इनकी सरकार गिरा के यहाँ गवर्नर रूल लगा देती और लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चला रहे होते, तो ये सिंपैथी डबल हो जाती। क्योंकि देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का कोर वोटर है, वो निचले दर्जे का मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का ज्यादा मतदाता केजरीवाल को वोट देता है। जो हाई फाई वाले लोग हैं वो पिकनिक पे छुट्टी करने चले जाते हैं, लेकिन वो गर्मी सर्दी में लाइन लगा के वोट डालते हैं, क्योंकि उनको कई सारी चीजें ऐसी इन्होंने दी हैं, ऐसी की हैं, जिससे वो इनसे नहीं हट सकते। 3 बड़े उदाहरण हैं, जैसे महिलाओं को इन्होंने बसों में फ्री किया हुआ है, तो महिलाओं में, बड़े घरों की महिलाएं तो बसों में जाती नहीं है, मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय महिलाएं जाती, तो उनके लिए ये बहुत राहत का काम है, आप सोचिए। और कई जो कामकाजी महिलाएं हैं, घरों में काम करने वाली महिलाएं भी बसों में जाती हैं, तो उनको तो रोज फायदा होता है, तो वो क्यों छोड़ेंगी। दूसरी चीज, जो यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको पानी और बिजली फ्री की हुई है यूनिट, तो उस यूनिट में ही पूरा महीना उनका निकल जाता है, तो उनको बिजली पानी फ्री मिल रहा है। इसके अलावा और कई सारी सुविधाएं इन्होंने दी हुई है जो पब्लिक को दिखती नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि एक दिन मैं प्रेस क्लब से, मुझे वहां जाना था कनॉट प्लेस में, तो मैंने कहा वहां गाड़ी की पार्किंग की दिक्कत होती, तो मैं ऑटो में बैठ गया। तो मैंने पूछा, यार नया ऑटो है आपका, ये कब आपने खरीदा, कितने का आता है? बोला, सर कहाँ से खरीद पाएंगे, ये तो 5, 5.5, 6 लाख का ऑटो आता है। तो मैंने, आपने कैसे? वो सर केजरीवाल ने दिया है। मैं कहा, सरकार ने दिया होगा, कुछ पैसा आपको भी देना पड़ा होगा। बोला, नहीं सर, हमने एक पैसा नहीं दिया, हमसे तो आधार कार्ड लिया और ऑटो दे दिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो पब्लिक डोमेन भी नहीं है। अब आप सोचिए कि केजरीवाल ने एक ऑटो दिया, किस योजना के तहत दिया उसको छोड़िए, लेकिन एक ऑटो देने से पूरे परिवार को आपने अपना कर लिया। तो इस तरह की जो स्कीम है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुंह की बार बार दिल्ली में खा रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लार्ज स्केल पर दिल्ली में नहीं आ रही है। और दूसरा, जो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर था, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी लोगों के ऊपर प्रभाव डाला है। और जो केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें वो 2 कारण भी है कि स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जिस तरह से शिक्षा मंत्री होते, बहुत अच्छा काम स्कूलों में कर रहे थे। कई सारे लोगों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में ले जाने लगे थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी और उन्होंने ऐसा एक्शन लिया। ये भी कुछ लोगों का कहना है, मैं तो इस बात को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है। सबसे बड़ा खतरा क्या है केजरीवाल से? क्या था कि मतलब केजरीवाल को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे? ये सवाल, मैं लोगों का सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि केजरीवाल से सबसे बड़ा खतरा क्या है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी का उदय हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर हम
11-12 की बात करें, जब रामलीला मैदान में एक लंबा आंदोलन चला था, उसमें सपोर्ट था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का भी सपोर्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिस्टर्ब करना था। तो एक समय से पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी और संघ केजरीवाल का सपोर्ट कर रही थी और केजरीवाल उसमें सफल हुए, जल्दी में पार्टी बनी और पार्टी ने एक मुकाम हासिल कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये काबिल आदमी है और ये हमारे लिए भी कल को खतरा पैदा हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि इतने कम समय में एक छोटी सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जबकि कई राष्ट्रीय पार्टियां दम तोड़ चुकी है। वो खाली स्टेट की पार्टी बन के रह गई है, 2 जिलों की पार्टी बन के रह गई है, जो बड़ी बड़ी पार्टी थी। आज आप देख लिए उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय पार्टी कभी बसपा हुआ करती थी या समाजवादी भी, वो खाली यूपी में रह गई है। राष्ट्रीय लोकदल को आप देख लीजिए, पहले 3 जिलों की रह गई थी, अब 1 जिले की भी नहीं, 0 पे खड़ी हुई है। तो कई पार्टी जिस तरह से नीचे गिरी है और ये पार्टी एकाएक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है और लगातार जनाधार बढ़ रहा है। गुजरात जैसी जगह में आम आदमी पार्टी के विधायकों का आना भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह इनको निपटाना चाहती है। ये असली राजनीति है। जी सर, केजरीवाल के जेल में रहने से तो एक सिंपैथी फैक्टर लोगों के बीच था दिल्ली की जनता में, वो तो साफ तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब जब केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले बाहर आ गए हैं, तो ये केजरीवाल इफेक्ट पर क्या डबल पावर करने वाला है कि वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट था जब वो जेल में रहकर सरकार चला रहे थे? देखिए प्रज्ञा, कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ कहावत है कि जब आपका समय खराब चल रहा होता है तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। आज जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे वाले निर्णय हो या सामने वाले निर्णय हो, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। अगर केजरीवाल बाहर रहते तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। आज केजरीवाल बेचारे हो गए, बेचारे को जेल में डाल दिया, आज वो सिंपैथी ले रहे, तो उससे बड़ा फायदा इनको हो रहा है। गांव गांव गली गली एकदम ग्राउंड तक लोगों तक पहुंच गई है। हाँ, और देखिए, जो लोग विरोधी भी थे, जो केजरीवाल को वोट नहीं देते थे, वो पुराने कांग्रेसी थे, कांग्रेस को वोट देते थे या भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देते थे सोच के कि नहीं भाई राष्ट्रीय पार्टी है, ये है, फलाना है, उनके भी विचार बदल गए हैं। पिछले 2 महीनों में बहुत ज्यादा लोगों के विचार बदले हैं और जिस दिन इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाला, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जितने लोगों से भी बात हुई, सबने कहा अरे यार अब तो हद हो गई, लिमिट क्रॉस कर दी इन्होंने। तो जो लोगों का मन बदला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक हुआ है और हमें हैरत होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो उनके चाणक्य हैं, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के सलाहकार हैं, वो क्या कर रहे हैं। और इसी में क्या होता है कि ये तो हो गई ऐसी घटना जो आपने निर्णय लिया। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि आपने निर्णय नहीं लिया और आप पे आपदिक आपदा आ गई, 2 आपदिक आपदा आपके ऊपर आई। कर्नाटक का जो परजल रेवन्ना वाला कांड हुआ है, वो तो किसी ने प्लान बनाया नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली हो गया। उसने भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा डेंट दिया। दूसरा, आप अगर कोविशील्ड की बात करते हैं, लंदन में हुआ कि वहां जो है उनका आरोपी सिद्ध हो गए वो, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने जो दवाई बनाई थी ऐसे, तो उसका इंपैक्ट भारत के चुनाव पे हो गया। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये तो किसी ने प्लान नहीं की। तो इसलिए आपका क्या होता कि आपका वक्त खराब चल रहा है, तो इस तरह की घटनाएं भी आपके साथ होती हैं। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव 12 तारीख को है। और आप मुझे बताइए कि आज निर्णय आ गया है कोर्ट का कि ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी करार दिया जाए, तो इसका क्या इंपैक्ट जाएगा यूपी में। इससे क्या ठाकुर समाज खुश होगा, इससे क्या लोग इनसे वोट देंगे। अब तो जो ऐसे लोग थे कि भाई अभी तक दोषी साबित नहीं हुए भाई, और अभी तक भाई लगता नहीं है, जांच होनी चाहिए, तो अब तो हो गया, कोर्ट ने कह दिया, तो अब कम से कम अगर 2%, 5% वोट भी इनके अगेंस्ट जाता है तो किसका नुकसान है, भाजपा का। और आपने उल्टा क्या किया कि उसके बेटे को टिकट दे दिया। तो ये जो नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है बिना किसी प्लानिंग के भी, तो ये लगता है कि आपके निर्णय सारे गलत होते जा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान भारी भरकम होता दिख रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि आपका समय ठीक नहीं है। जी। और बिल्कुल ठीक बात है, जिस तरीके से भाजपा 2024 के चुनाव में चारों तरफ से फंसी हुई और कसी हुई दिख रही है, ये तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखा रही हैं कि बीजेपी की हालत तो ठीक नहीं है। लेकिन अब केपी मलिक सर, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूती से, क्योंकि एक बात कही गई कि इंडिया गठबंधन मुद्दा विहीन है, तमाम नेताओं के पास कोई मुद्दे नहीं है,
लेकिन अब देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर इंडिया गठबंधन भयंकर मजबूत दिखाई दे रहा है। जैसे आज कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए, वो भयंकर जनसैलाब लोगों ने देखा। फिर अरविंद केजरीवाल की भी जमानत हो गई है। फिर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी की भाषा जिस तरीके से बदलती जा रही है, उनके झुके हुए कंधे जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या वाकई भाजपा की हालत बहुत खराब होती जा रही है? देखिए, इसमें प्रज्ञा जी दो बातें हैं। एक तो जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि समय जब होता है तो कई सारी चीजें हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरह के भाषण दे रहे हैं और 3-4 चीजें उन्होंने कही हैं, उन्होंने बहुत डैमेज भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री पद है उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। सबसे पहले आप मंगलसूत्र की बात करिए। आप खुद महिलाएं, आप जानती हैं कि परिवार में, और मैं कई ऐसे व्यापारियों को जानता हूं कि उनके परिवार में कई बार जरूरत होती है, कुछ होती है, तो उनके पास अगर गहने भी होते हैं तो वो गहने रख के अपना काम चलाते हैं। फिर काम चल गया तो फिर वापस ले लो या नए खरीद लो। लेकिन मंगलसूत्र की बारी तब आती है जब बिल्कुल गले में तलवार आ गई, आपका बच्चा हॉस्पिटल में हो, आपके पति की जान जा रही हो, आपको मंगलसूत्र बेच के ही पीछा छोड़े तब आप बेचेंगे, नहीं तो ये आन बान शान और महिला सम्मान की बात होती है और आप उसका मजाक बना के रखें। ये बहुत नेगेटिव गया, खासकर महिलाओं में, जिसकी आप नारी शक्ति की, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, उनको आपने खो दिया। दूसरा आपने क्या किया कि देखिए वो तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। तो अगर तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं तो आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप बैन लगा दीजिए, देश में कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि नवरात्रे में बंद करना है तो आप ये आदेश निकलवा दीजिए कि देश में नवरात्रे में कहीं नॉनवेज नहीं बिकेगा। वो तो नहीं कर रहे आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? खाली यही आदेश निकाल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नॉनवेज नहीं खाएगा, करिए, क्योंकि आधे से ज्यादा तो भाजपा ही नॉनवेज खा रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की बातें आपको पता नहीं, शायद मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं कि हमारा जो ये नदियों का खादर वाला एरिया होता है, इसमें कम्युनिटी होती है जिसको पशु चोर, पशु तस्कर के नाम से थोड़ा सा उनको चिढ़ाया जाता है। और पुरानी परिस्थितियां रही होंगी कभी, आज तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप कहें कांग्रेस आ जाएगी, आपकी भैंस खोल के ले जाएगी, आपके पशु चोरी हो जाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं उनको। तो प्रधानमंत्री जी कांग्रेस का तो मुझे नहीं पता कितना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अपना एक बड़े वर्ग में, एक बड़े चंक में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जाने अनजाने। तीसरी बात, आपने 2 दिन पहले जो कहा, जिनके लिए 10 साल से आप जो है गालियां खा रहे हैं, अडानी अंबानी, और आप उनको बता रहे हैं कि अडानी अंबानी ने ट्रक भर के, टेम्पो भर भर के पैसे राहुल गांधी के यहाँ भेजे। अरे भाई, आप तो प्रधानमंत्री, आप काले धन की बात कर रहे हैं, काले धन के सेठों की। तो आप 2 चीजें बता रहे हैं इसमें कि आपने जो नोटबंदी की थी काला धन खत्म करने की, आप उसको खुद ही झुठला रहे हैं, तो इसका मतलब काला धन है, एक बात। दूसरी बात, ये आपको ये भी पता है काला धन किसके पास है। तीसरी बात, आपको ये भी पता लग गया काला धन कहां से कहां गया, तो आप जांच कराइए ना भाई, ईडी, सीबीआई, आईटी की ड्यूटी लगा दीजिए। और हम कह रहे तीनों के यहाँ छापे लगे, राहुल गांधी के यहाँ भी छापे लगे, अडानी अंबानी के यहाँ भी छापे लगे, लाइए ढूंढ के कहां काला धन है। तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के जो स्टेटमेंट होते हैं वो ये नहीं है। इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की गरिमा गिरी हुई है और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट और बड़ा नुकसान हुआ है। और ये खाली बाहर के लोग, ये विपक्षी लोग, ये हम जैसे लोग नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं कह सकते चैनल पर, उनकी मजबूरी है, आप जानते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। इसका धरातल पे कितना असर है, धरातल पे कितना लोग बाहर करके करते हैं, क्योंकि आप तो फील्ड में घूमते हैं, आप देखते हैं कि आज की डेट में मतदाता, जैसे पहले मतदाता होता था, आवेश में आके बता देता था कि हम तो इसको सपोर्ट करेंगे, अभी मतदाता खुल के नहीं आ रहा है। उसके कई सारे कारण मैं मानता हूं। मतदाता भी डरता है कि कल को उसका हरेसमेंट होगा, मतदाता भी डरता है कि कल को उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मतदाता भी डरता है कि इनकी सरकार आ गई और मैंने नेगेटिव में वोट दे दिया तो मुझे खतरा हो जाएगा, तो इसलिए वो भी शांत रहता है, तो इसलिए वो खुल के नहीं बोलता है। लेकिन मशीन में बटन कहाँ दबाता है वो सबको आइडिया हो जाता है। जी सर, इंडिया गठबंधन को अब आप कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद? हाँ जी 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 जी, वो आपने पहले भी सवाल पूछा था। इंडिया गठबंधन को मैं ये देखता हूं कि इंडिया गठबंधन का जो हम 2 महीने पहले की बात करें
ये अभी भी मैं उस हिसाब से नहीं देख रहा हूं जिस तरह से गठबंधन को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी। कई सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को दिए, लेकिन गठबंधन उनको मुद्दा नहीं बना पाया। आप देखिए क्योंकि कि सर बहुत ये दिन सवाल पहले मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, फिर चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अखिलेश यादव हो, तानाशाही, संजय सिंह हो, तानाशाही शब्द एक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था हेमंत सोरेन को लेकर के, और तमाम जो नेता इस वक्त जेल में है उनको लेकर के। अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो एक सबूत के तौर पर सामने खड़े होंगे कि देखो देखो मुझे ऐसा कहा गया, मैं इतना बीमार था लेकिन मुझे खाने नहीं दिया जाता था, मेरे खाने पर रोक, तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल कहेंगे। हालांकि उनको ये मना किया गया है, कोर्ट से ऑर्डर है कि वो अपने केस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन संजय सिंह ऐसा पहले कह चुके हैं कि उनको अपने केस पे बात करने के लिए मना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस पर वो बात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो संजय सिंह का उदाहरण देकर के मंचों से कहें कि देखिए किस तरीके से अत्याचार भाजपा कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें जब ताल से ताल मिलेंगी, एक से एक तार से दूसरा तार जुड़ेगा, तो ये और ज्यादा आक्रामक होगा भाजपा के लिए, एक सुइसाइडल टाइप का माहौल क्रिएट करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं वही बता रहा हूं कि इससे पहले भी विपक्ष को मुद्दे मिले, लेकिन क्या है कि इतने मुद्दे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कई बार आपकी टेबल पे बहुत सारा खाना अलग अलग तरह का, आप कंफ्यूज हो जाते क्या खाएं। अगर आपको ऑप्शन ही 2 दिए जाएं तो आपको वही खाना है। तो मुझे ये लगता है, और मुझे याद आता है वीपी सिंह का जमाना, राजीव गांधी जैसे लोकप्रिय व्यक्ति जो 400 से अधिक सीटें जीते थे, उनको हराने वाले वीपी सिंह एक कागज निकालते थे कि देखिए बोफोर्स घोटाला, वो क्या घोटाले में था, नहीं था, क्या था, लेकिन उन्हें एक नैरेटिव सेट कर दिया था। तो विपक्ष यहां नैरेटिव सेट कर सकता था चुनावी बॉन्ड का, वो नहीं कर पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं, जो विपक्ष हमें लगता था कुछ महीनों पहले के विपक्ष जो है छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसा नहीं है। विपक्ष अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, उसमें राहुल गांधी और खासकर मैं प्रियंका गांधी का यहां जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले एक हफ्ते से जो उनकी भाषा शैली है, जो उनकी जनता के साथ कनेक्टिविटी है, जो उनका ये भाषण देने का अंदाज है, जो उनका ड्राफ्टिंग है, जो उनका कनेक्ट करने का तरीका है, जो जवाब देने का तरीका है, ये जनता में अपील कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि प्रियंका गांधी का ये अंदाज सबको पसंद आ रहा है। और राहुल गांधी में भी चेंज हुआ है, आपने देखा राहुल गांधी में ये चेंज इसलिए हुआ है कि जो हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है और वो भिन्न भिन्न प्रकार के एरिया से गुजरे हैं, अलग अलग लोगों से मिले हैं, उन्होंने उनकी बात सुनी है, तो उनको ये चीजें समझ में आई है। और आप अगर देखेंगे कि राहुल गांधी पहले आक्रामक नहीं होते थे, आज वो आक्रामक होके बोलते हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही अडानी और अंबानी वाला दिया, तुरंत उनका वीडियो आ गया और कहा मोदी जी डर गए क्या। तो यही भाषा जनता को चाहिए। अगर वो अग्रेसिव होके आएंगे तो जब भी तो जनता अग्रेसिव होके आएगी। अगर नेता ही दबा रहेगा तो कैसे आएगा। तो मुझे लगता है इसका बड़ा फायदा विपक्ष को मिलेगा। और जैसे अरविंद केजरीवाल मंच शेयर करेंगे और इनको सिंपैथी ज्यादा मिलेगी, अरविंद केजरीवाल अगर खाली मंच पे खड़े भी हैं और बहुत ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है। अगर अरविंद केजरीवाल खुद अपने बारे में नहीं बोलेंगे तो उनके बारे में राहुल गांधी बोल सकते हैं, अखिलेश बोल सकते हैं, दूसरे व्यक्ति बोल सकते हैं कि ये खड़े भाई देखिए इनको, ये खड़े तानाशाही के उदाहरण आपके सामने। तो कुछ भी ना बोले, कोर्ट को बोलेंगे मैं तो कुछ बोला ही नहीं, अब मेरे बारे में कौन क्या बोला मुझे क्या। तो ये तमाम चीजें होती हैं। और कोर्ट ने भी कोई स्पेशली ये नहीं कहा कि आप जो है बाकी जो बातें वो हैं, चुनाव के संबंधित बातें बोल सकते हैं, और बोल भी है तो क्या होगा, आप दोबारा अंदर आ जाएंगे, उससे नुकसान थोड़ी होना है, उससे फिर फायदा होने वाला है। तो ये सारी पैंतरेबाजी इन चुनाव में चलेगी और चुनाव और दिलचस्प होगा आने वाले टाइम में। जैसे जैसे चरण खत्म होते जाएंगे अंत तक बहुत दिलचस्प चुनाव हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विस्तार से चर्चा हम करना चाह रहे थे और केपी मलिक सर ने समय दिया, उसके लिए आभार। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरों में फिर से मिलेंगे एक और चर्चा के साथ। नमस्कार।